आज विज्ञान कक्षा 10 विज्ञान मनुष्य में भोजन के पाचन पार्ट 8 के अंतर्गत हम मनुष्य के पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उसकी कार्यकी के बारे में। इसके पहले हमने आहार नाल की संरचना के बारे में अध्ययन किया था पार्ट 7 में। तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि आहार नाल में जो पाचन होता है चाहे एक कोश की हो या बहुकोश की, उस पोषण के 5 चरण होते हैं। मतलब पाचन क्रिया के कुल 5 चरण होते हैं। नंबर 1 जो चरण होता है पाचन के, वो होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण इसको कहते हैं इंजेक्शन। इसको कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन दूसरा जो होता है इसमें वो होता है पाचन। इसको कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन होता है। तीसरा होता है अवशोषण। अवशोषण उसको इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चौथा जो होता है उसको कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण उसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन और पांचवा जो होता है उसको कहते हैं बहिक्षेपण। बहिक्षेपण बहिक्षेपण कहते हैं इजेशन। इजेशन ये 5 चरण होते हैं पाचन के। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसकी थोड़ा सा। अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। अंतर्ग्रहण जो होता है भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो भोजन जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि भोजन के अंतर्ग्रहण की जो क्रियाएं भी होती हैं वो अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न विधि होती है। जैसे कीटों में मुखांग, मनुष्य में हाथ के द्वारा, हाथी में सूंड के द्वारा। ठीक है, इस तरह के अंग जो होते हैं वो भोजन को अंतर्ग्रहण की क्रिया में सहायक होते हैं। अब भाई मुख तक भोजन पहुँचेगा तो कैसे पहुँचेगा? हाथ के द्वारा पहुँचेगा। हाथी है तो सूंड के द्वारा पहुँचाएगी। कीटों के जो मुखांग अलग तरह से होते हैं उसके द्वारा भोजन मुख में पहुँचेगा। तो ये अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा जो होता है पाचन। देखिए पाचन जो है वह क्रिया है जिसमें क्या है कि भोजन के बड़े जटिल वह अविलेय अणु पाचक एंजाइमों की सहायता से छोटे सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। तो फिर से एक बार कह रहे हैं कि भोजन के बड़े जटिल अविलेय अणुओं को छोटे छोटे सरल घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब ये हो गया पाचन। तीसरा जो होता है इसमें हमने लिखा है अवशोषण। देखिए जब पाचन हो चुका होता है तो पाचन के बाद है ना सरल जो उत्पाद होते हैं आंत की भित्ति को पार करके रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है
कि सरल घुलनशील अणुओं का शरीर में ग्रहण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सरल घुलनशील अणुओं का शरीर में ग्रहण करना ही क्या है? अवशोषण है। शरीर में सरल घुलनशील अणुओं का ग्रहण करना ही क्या है? अवशोषण है। चौथा है स्वांगीकरण। देखिए, शरीर में अवशोषित हो जाने के पश्चात क्या होता है ना, पाचन उत्पादों का प्रयोग होता है विभिन्न प्रकार से। तो अवशोषित भोजन का, स्वांगीकरण में है, अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। और इसके द्वारा क्या होता है? यह ऊर्जा प्रदान करने में तथा शरीर की वृद्धि व विकास में प्रयोग होते हैं। लास्ट जो होता है बहिक्षेपण। देखिए, बहिक्षेपण क्या है कि हमने अभी इसके पहले भी कहा है कि पाचन के उपरांत शरीर में बचे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण कहलाती है। तो ये बहिक्षेपण हो गया। तो ये 5 चरण मुख्य रूप से होते हैं पूरे पाचन क्रिया में, है ना। पाचन क्रिया के कितने चरण? 5 चरण। पाचन क्रिया के चरण कितने चरण हैं? 5 चरण। अब हम चलते हैं पाचन की कार्यकी के बारे में, जो हमने अभी आहार नाल की संरचना पिछले वीडियो में दिया था पार्ट 7 के अंतर्गत। अब चलते हैं पार्ट 8 के अंतर्गत, पाचन की कार्यकी। मनुष्य भोजन के पाचन या उसकी कार्यकी। देखिए, भोज्य पदार्थों का पाचन 2 प्रकार से होता है, ठीक है। भोज्य पदार्थों का पाचन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। एक कौन सा? एक को कहते हैं भौतिक पाचन, ठीक है। एक क्या होता है? भौतिक पाचन। एक होता है रासायनिक पाचन। तो 2 हो गया। एक होता है भौतिक पाचन, एक कहते हैं रासायनिक पाचन। 2 पाचन हुआ, भौतिक पाचन, रासायनिक पाचन। देखिए, भौतिक पाचन को यांत्रिक पाचन भी कहते हैं। यांत्रिक, इसको यांत्रिक पाचन भी कहते हैं। तो क्या है कि मुख गुहा में भोजन को चबाना, आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, ठीक है, बनना, और फिर क्या, आहारनाल की पेशियों में क्रमाकुंचन गतियाँ, ठीक है। ये सब कौन सा है? भौतिक पाचन कहलाता है। भौतिक पाचन में क्या है? फिर सुन लीजिए, मुख गुहा में भोजन को चबाना, आमाशय में भोजन की लुगदी बनना, आहारनाल की पेशियों में क्रमाकुंचन गतियाँ, ये सब क्या कहलाती हैं? भौतिक पाचन कहलाती हैं। दूसरा होता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन में क्या होता है? पाचक एंजाइम जो होते हैं, पाचक एंजाइम्स, तो पाचक एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों पर रासायनिक क्रिया करके उन्हें सरल घुलनशील अणुओं में क्या करते हैं? बदल देते हैं, ठीक है। पाचक एंजाइम क्या करते हैं कि जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों पर रासायनिक क्रिया करके उन्हें सरल घुलनशील अणुओं में क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो ये रासायनिक होता है। अब हम चलते हैं कि जो पाचन आहार नाल में होता है वो कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन से एंजाइम जो होते हैं कार्य करते हैं। तो देखिए, पहला जो होता है इसमें, है ना, मुख गुहा में पाचन। कहाँ होता है? मुख गुहा में पाचन। पहला पाचन कहाँ हुआ? मुख गुहा में। देखिए, जो होता है सही जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है,
मुख्य रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। बाकी अन्य जगहों, अन्य स्थानों पर पाचन जो होता है बहुत कम होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। सबसे अधिक पाचन जो होता है वो क्या कहते हैं, छोटी आंत में होता है। यहाँ पर क्या, मुख गुहा में पाचन। तो देखिए मुख गुहा में भोजन का हमने कहा कि यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों तरह से पाचन होता है। यांत्रिक मतलब भोजन को चबाना, और रासायनिक मतलब ये होता है कि लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम्स होती है, और टाइलिन एंजाइम्स क्या करती है कि मंड प्रक्रिया करके उसे माल्टोस में क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। ठीक है, उसे क्या करती है, परिवर्तित। तो अब जैसे हम मुख गुहा में क्या है कि लार है, लार में क्या है, टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, तो देखिए टाइलिन एंजाइम के कारण जो होता है भोजन का लगभग 30% मंड है वो माल्टोस में क्या करता है, बदल जाता है। बात समझाई? तो इसमें जो लार का पीएच होता है, लार का पीएच ये होता है 6.8 होता है, 6.8। अब यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन में क्या लिखेंगे, स्टार्च। स्टार्च माने होता है मंड। स्टार्च माने क्या होता है, मंड होता है। ठीक, मंड प्लस वाटर, वाटर माने जल, इन दोनों पर जो होता है टाइलिन, ये टाइलिन एंजाइम्स है ना, जिसकी पीएच कितना है, 6.8। तो टाइलिन, ये देखिए वाटर जो होता है ये घोल बना है इसका, दोनों मिलकर के ये घोल बनाए हैं। ठीक है, अघुलनशील है। अब इसको घुलनशील में बदलेगा तो किस में, माल्टोस में। माल्टोस ये शर्करा है, माल्टोस शर्करा में क्या करती है, चेंज कर देती है। देखिए हम इसको एक बता रहे हैं कि जैसे माल्टोस का मतलब समझते हैं कि माल्टोस का भी स्वाद जो होता है मीठा होता है, और ये जैसे हम तवे से गर्म रोटी उतरती है उसका थोड़ा सा खाने योग्य जितनी गर्म हो कि जिसे हम मुंह में चबा सकें, एक टुकड़ा तोड़ करके थोड़ा छोटा सा उसको मुख में करीब 13-14 बार आराम से उसको चबाएं, तो देखते हैं कि क्या कुछ देर बाद वही रोटी जो होती है मीठा, हल्का मीठा लगने लगता है। तो ऐसा क्या है, तो जो रोटी में जो मंड था वो किस में परिवर्तित हो गया, माल्टोस में। किसकी उपस्थिति के कारण, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम इस पर क्रिया किया और उसको माल्टोस में क्या किया, परिवर्तित। ठीक, दूसरा जो होता है इसमें, दूसरा है आमाशय में भोजन का पाचन। आमाशय में भोजन का पाचन। आमाशय में भोजन का जो पाचन है, ठीक, तो इसमें क्या है, ये आमाशय में भोजन का पाचन। देखिए भोजन जो होता है जब मुख गुहा के पीछे की ओर ढकेला जाता है, देखिए उसमें भोजन जो पीछे खिसकता जाता है, उसमें आहारनाल में पेशी गतियाँ होती हैं, इसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। उस क्रमाकुंचन गतियों के कारण पीछे तक खिसकता जाता है और भोजन कहाँ पहुँचता है, सीधे ग्रसनी और ग्रासनाल में तो भोजन का पाचन होता नहीं, तो पहुँचता कहाँ है, आमाशय पहुँचता है। ठीक है, तो आमाशय में पेशी गति के कारण भोजन की क्या बन जाती है, लुगदी। आमाशय में पेशी गति के कारण, ठीक है, आमाशय में पेशी गति के कारण भोजन की
भोजन की लुगदी बन जाती है, लुगदी बन जाती है। तो अब ये जब लुगदी बन जाएगी तब आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, आमाशय की भित्ति, आमाशय की भित्ति में उपस्थित, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, ये जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं? जठर रस, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्राव करती है। ये स्राव करेगी तब उसके बाद, ठीक। और देखिए जठर रस में करीब 99% जल होता है। इसमें क्या होता है? 97 से लेके 99% क्या होता है? जल होता है, ठीक है। 97 से 99, 97 से लेकर 99% क्या होता है? जल होता है। इसका मतलब 1% सिर्फ क्या है? जठर रस है, ठीक। अब देखिए जो जठर रस है ना, उसमें देखिए पेप्सिन, HCl, रेनिन, ये एंजाइम्स होते हैं। तो वयस्क मनुष्य में रेनिन का क्या होता है? अभाव होता है। वयस्क जो मनुष्य है उसके रेनिन का होता है? अभाव। तो देखिए जठर रस जो होता है, जठर रस अम्लीय होता है। जठर रस क्या होता है? अम्लीय होता है। और इसका पीएच मान जो होता है 1 से 3.5 तक होता है। 1 से 3.5 तक होता है। किसका? जठर रस का, ठीक है। जो जठर रस अम्लीय होता है, पीएच मान 1 से 3.5 तक होता है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि जो HCl होता है, HCl, ठीक, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये HCl क्या करता है? निष्क्रिय जो होता है पेप्सिनोजन को सक्रिय, ठीक, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। सक्रिय पेप्सिन में क्या करता है? बदल देता है। तो हम देखिए ये सक्रिय पेप्सिन हो गया, बात समझा रही है? जठर रस में HCl जो होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल, तो हम इसको लिखते हैं पेप्सी रिएक्शन के द्वारा, पेप्सिनोजन ये रिएक्शन है, HCl है, ठीक है। किस में बदल दिया? पेप्सिन में, ये पेप्सिन बदल दिया, ठीक। फिर पेप्सिन क्या करता है? फिर पेप्सिन, अब देखिए पेप्सिन जब सक्रिय हो गया तो पेप्सिन करेगा क्या? पेप्सिन जो है वह किसको, ठीक है, पेप्सिन इसमें देखिए प्रोटीन को प्रोटीएज तथा पेप्टोन्स में बदल देता है। बात समझ आए ना? प्रोटीन को किस में बदलता है? प्रोटीओजेज तथा पेप्टोन्स में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोटीन पर कौन एंजाइम कार्य करेगा? पेप्सिन। किस में बदल दिया? ये बदल दिया प्रोटीओजेज, ठीक, प्लस पेप्टोन्स,
बात समझ में आई भाई? यहाँ पर पेप्सिनोजन था, HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हुआ, तो यही पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में क्या करता है, बदल देता है। फिर जो गैस्ट्रिक जूस होती है लाइपेज, है ना, तो अब यहाँ जठर लाइपेज है, तो जठर लाइपेज क्या करता है, वसा, जठर लाइपेज जो होता है, जठर लाइपेज ये क्या करता है, आमाशय में वसाओं को, देखिए जठर लाइपेज आमाशय में वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, लेकिन क्या होता है, आमाशय में वसाओं का पाचन बहुत कम होता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। तो यहाँ आप लिखते हैं फैट वसा, वसा को गैस्ट्रिक लाइपेज किस में बदल दिया, वसी अम्ल में, फैटी एसिड वसी अम्ल प्लस किस में, ग्लिसरॉल में, ये ग्लिसरॉल में बदल दिया, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होता है, रेनिन। अब देखिए एक तो रिएक्शन ये हो गया, दूसरा रिएक्शन ये हो गया, तीसरा रिएक्शन क्या होता है कि रेनिन। तो रेनिन जो होता है प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है, ठीक है, रेनिन प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है। रेनिन जो होता है प्रोरेनिन के रूप में क्या होता है, स्रावित होता है। तो जब HCl की उपस्थिति होगी तो ये सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। तो यहाँ पे HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में यह सक्रिय रेनिन में बदल जाता है, ये सक्रिय रेनिन में बदल जाएगा। तो हम रिएक्शन इसी से लिख देंगे, देखिए प्रोरेनिन स्रावित होता, तो यहाँ लिख दिया प्रो, है ना भाई, यहाँ पर है तो लिख देंगे प्रोरेनिन, यहाँ पर ये प्रोरेनिन हो गया। HCl की उपस्थिति में तो यहाँ HCl कर दिया, सक्रिय रेनिन तो यहाँ पर खाली रेनिन कर दिया, ये रेनिन हो गया, ठीक। तो ये सक्रिय रेनिन हो गया, निष्क्रिय रेनिन हो गया। अब रेनिन क्या होता है, दूध की केसीन प्रोटीन को किसमें, अघुलनशील कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट में क्या करता है, बदल देता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि दूध की केसीन, अब यहाँ पर ये होता है, हम लिख दिए रिएक्शन केसीन, ठीक है, यहाँ लिख दिया केसीन को कौन, रेनिन किसमें, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, इसको लिख देते हैं पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में क्या करता है, बदल देता है, जिससे दूध दही के रूप में बन जाता है, ठीक है, जिससे दूध दही में बदल जाता है, ठीक। इसी की वजह से केसीन, जो दूध की केसीन प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन, दूध की केसीन प्रोटीन ये है, तो दूध की केसीन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम जब क्रिया करेगा तो कैल्शियम पैरा कैसिनेट में
क्या करता है, बदल देता है, जिससे दूध दही में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि दूध दही में क्या होता है, बदल जाता है। ये होता है आमाशय में पाचन का। ठीक है, अब आमाशय, पहले तो मुख में पाचन था, दूसरा आमाशय में पाचन था, तीसरा छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, ये छोटी आंत में पाचन। ठीक, अब देखिए पाचन जो होता है मुख्य रूप से छोटी आंत के ग्रहणी में होता है। ये कहाँ होता है, ग्रहणी में। मुख्य रूप से पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, छोटी आंत, छोटी आंत के ग्रहणी, डियोडनम जिसको कहते हैं, ग्रहणी भाग में होता है। ठीक, अब देखिए क्या है कि ये तो ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी में हमने पिछले वीडियो में बताया था, ग्रहणी में पित्ताशय लगा होता है। इसी जो सी के आकार का कर्ब होता है, उसी के आंतरिक सतह से एक मुद्राकार रचनाएं निकली होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। तो पित्ताशय से पित्तरस तथा आग्नेयाशय से आग्नेयाशयिक रस आते हैं। ठीक है, ग्रहणी में क्या आता है, पित्ताशय से पित्तरस और आग्नेयाशय से क्या आता है, आग्नेयाशयिक रस, आग्नेयाशयिक रस, है ना, क्या होता है, स्रावित होता है, ये स्रावित होता है। तो अब यहाँ पर देखिए पित्तरस, हमने कहा था ना, पित्तरस का कार्य सिर्फ इतना होता है कि यह भोजन के पाचन के माध्यम को क्या बनाता है, क्षारी बनाता है, और भोजन की वसा जो होती है उसका एमल्सीकरण करता है। ठीक, तो जैसे क्या है, पित्तरस कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखते हैं, है ना। तो जब पित्तरस जो होता है क्या होते हैं, घुलनशील बनाए रखते हैं। पित्तरस जो होता है यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखते हैं, और इसके वर्णक तथा कोलेस्ट्रॉल को मल के साथ शरीर से जो होते हैं बाहर निकालते हैं। ये पित्तरस के कार्य होते हैं। ठीक है, पित्तरस पाचन नहीं करता, पाचन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। दूसरा जो होता है, एक तो हो गया इसमें पित्तरस, ठीक, दूसरा जो होता है, दूसरा क्या, आग्नेयाशयिक रस। तो आग्नेयाशयिक रस जो होता है ये पूर्ण पाचक रस होता है, इसे क्षारीय पाचक रस भी कहते हैं। आग्नेयाशयी रस को क्षारीय पाचक रस भी कहते हैं, रस भी कहते हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है कि क्षारीय पाचक रसों के नाम लिखिए, या आग्नेयाशय से कौन सा रस निकलता है, आग्नेयाशयिक रस, आग्नेयाशयिक रसों के नाम लिखिए। ठीक है, या आग्नेयाशय से कौन सा रस निकलता है, आग्नेयाशय से स्रावित क्षारीय पाचक रसों के नाम लिखिए। तो देखिए अब हमने कहा ना कि उसमें क्षारीय पाचक रसों में एक जो था, उसमें क्षारीय पाचक रस में क्या कहते हैं, एमाइलेज। कौन सा, एमाइलेज, एमाइलेज, ये एमाइलेज है। एमाइलेज जो होता है ना,
ये एंजाइम्स है, ये किस पर पाचन करता है? स्टार्च पर, मंड पर। ठीक, ये मंड पर क्या करता है? पाचन करता है। और पाचन के पश्चात, ठीक है, इसे किसमें? शर्करा में। ठीक है, तो शर्करा मतलब क्या? अरे माल्टोस है ना, तो ये माल्टोस में बदल जाता है, माल्टोस में बदल जाता है। तो माल्टोस क्या कहे जाते है ना, माल्टोस बदल गया। दूसरा जो होता है जैसे इनवर्टेज, ये एंजाइम्स है। इनवर्टेज एंजाइम मतलब ये किस पर कार्य करेगा? इनवर्टेज एंजाइम ये किस पर कार्य करेगा? शर्करा पर। शुगर किस में बदल गया? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस, ग्लूकोज और फ्रक्टोस बदल दिया। बात समझ आई? फिर तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम, तो लाइपेज किस पर कार्य करता है? फैट पर। फैट को किस में बदल दिया? फैटी एसिड, फैटी एसिड। फिर फैटी एसिड पर पुनः लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है, इसको किस में बदल देता है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, मतलब देखिए बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, फैट को लाइपेज एंजाइम क्रिया किया, फैटी एसिड। इस फैटी एसिड को क्या कहते हैं? वसीय अम्ल। ये वसीय अम्ल है। अब इस पर पुनः लाइपेज एंजाइम कार्य किया, इसको किस में बदल दिया? ग्लिसरॉल में। ये ग्लिसरॉल हो गया। तो देखिए आप कितने हो गए? एमाइलेज हो गया। ठीक, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च पर क्रिया करता है, माल्टोस परिवर्तित कर दिया। शुगर है, शुगर पर इन्वर्टेज एंजाइम कार्य करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बदल देता है। फैट है, फैट लाइपेज एंजाइम कार्य करता है। फैटी एसिड, फिर फैटी एसिड पर लाइपेज एंजाइम कार्य करेगा तो ग्लिसरॉल बदल देता है। फिर नेक्स्ट जो होता है वो होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन है, अब हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए जो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम, जो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स हैं, है ना, उसमें क्या है कि ट्रिप्सिन है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिन के रूप में होता है। निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन और तथा काइमोट्रिप्सिन के रूप में होता है। तो हम लिख देते हैं कि ट्रिप्सिन का श्रावण, ट्रिप्सिन का श्रावण किसके? निष्क्रिय। ट्रिप्सिन का श्रावण निष्क्रिय है ना, ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिन के रूप में होता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि एंट्रोकाइनेज की उपस्थिति में यह क्या होता है? यह आंतरीय एंटेरोकाइनेज इसको कहते हैं। एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन
सक्रिय ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, तो हम यह कहें कि जो काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय होता है, लेकिन जब आंत्र की एंट्रोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति होती है तो ये सक्रिय ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। अब देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है कि प्रोटीन है, इसको लिख देते हैं नीचे, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, इस पर ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन, ये बेटा ऊपर नीचे लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब ये होता है पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन का पाचन हो जाता है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, तो देखिए न्यूक्लियेज एंजाइम ये क्या होता है, न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल को किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देते हैं, ये तोड़ देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि डीएनए है ना, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज, ये एंजाइम्स है। ठीक, क्या किया, न्यूक्लियोटाइड्स बनाया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक, ये न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ा। उसी तरह से आरएनए है, वो भी न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। बात समझ आई? तो इस प्रकार से आहार नाल में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक, धन्यवाद।